अगर 2025 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर आप एक बिगिनर हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट इस एग्जामिनेशन को लेकर के कैसी होनी चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सवाल आजकल मुझसे मेरे स्टूडेंट क्लासरूम में बहुत ही ज़्यादा पूछने लगे हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जब बहुत सारे बिगिनर अपनी तैयारी को शुरू कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें हमारे प्रायोरिटीज़ को समझना होगा। दिस इज़ एंड ऑफ फरवरी 2024 और अब हमारे सामने जो वक्त बचा हुआ है, इस साल में हमारे पास 10 मंथ्स का टाइम है। फरवरी को माइनस करने के बाद अगले साल की अगर हम बात करें तो पीटी एग्जामिनेशन तक हमारे पास 5 महीने का टाइम है, और पीटी के बाद टेक्निकली अगर देखा जाए तो 3.5 मंथ्स का टाइम होता है मेंस तक। तो अगर हम टोटल देखें तो 18.5 मंथ्स का टाइम है। अगर आप रिवीजन वाले लास्ट लेग की तैयारी को सेट असाइड कर दें तो आपके पास 17 मंथ्स का टाइम है। 17 मंथ्स का टाइम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी होता है, अगर आपको एक प्रॉपर समझ हो कि प्रिपरेशन में किस स्टेज में क्या करना है और कहाँ से और किस तरीके से चीज़ों को करनी है। प्रायोरिटी की बात अगर की जाए तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे पहले आप अपने जनरल स्टडीज़ को शुरू कर लें, अगर ऑलरेडी शुरू नहीं किया है तो। जनरल स्टडीज़ का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर आप पेपर 1 जनरल स्टडीज़ मेंस से शुरुआत करें और पेपर 4 तक जाएं, तो आप देखें तो पेपर 1 में ही हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल इश्यूज, और साथ ही साथ हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और ज्योग्राफी को पढ़ना है। पेपर 2 की बात की जाए तो इंडियन पॉलिटी आ जाती है, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। और पेपर 4 में अगर हम बात करें तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और ये सब करते हुए हमें धीरे धीरे अपने आप को एसेज के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। और जब आप जीएस के कोर एरियाज की बात करते हैं, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट होते हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर, तो इन एरियाज़ को हमें सिर्फ पीटी के लिए या मेन के लिए अलग अलग नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड तरीके से प्रिपेयर करना है। और इंटीग्रेटेड तरीके से प्रिपेयर करके जब हम प्रीलिम एग्जामिनेशन के करीब आएंगे तो प्रीलिम ओरिएंटेड इंटेंस रिवीजन, जब हम मेन एग्जामिनेशन के करीब आएंगे तो मेन ओरिएंटेड इंटेंस रिवीजन और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी वहाँ पे हमें ऐड करनी है। अगर हम इतने सारे टास्क को केयरफुली देखें तो 17 मंथ्स का टाइम बहुत काफ़ी नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस 17 मंथ्स को अगर अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो आप अपने सिविल सर्विस के फर्स्ट अटेम्प्ट को एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट ज़रूर बना सकते हैं। इतना टाइम आपके पास है। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहली शुरुआत, सबसे पहली आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए जनरल स्टडीज़ की पढ़ाई शुरू करने को लेकर। अगर आपको बहुत क्लैरिटी के साथ ये नहीं पता है, या अगर आपको कोई गाइड करने के लिए अवेलेबल नहीं है कि जनरल स्टडीज़ में चीज़ों को कहाँ से शुरू करना है, कैसे उनको बिल्ड करना है, कहाँ पे हमारी बाउंड्री ड्रॉ होती है जिसके बियॉन्ड हमें नहीं करना है, करंट अफेयर को कन्वेंशनल के साथ कैसे मर्ज करके चलना है, आंसर में किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, प्रीलिम के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो उस तैयारी में किन चीज़ों को हम ध्यान में रखें, प्रीलिम क्या सिर्फ फैक्चुअल होता है या वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट का रोल होता है। अगर ये चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ नहीं पता हो, जो कि अक्सर बिगनर्स को नहीं पता होती, इन दैट केस आई विल हाईली रिकमेंड कि आपको कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूर सोचनी चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये जो सारे सवाल हैं जो आपके जनरल स्टडीज़ को सक्सेस और फेलियर के बीच में डिसाइड करती हैं, ये सारे सवाल किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में सॉल्व हो जाते हैं। पर्पस मेरा ये नहीं है कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट करूं, बल्कि पर्पस ये है कि आपके टाइम को वेस्ट होने से मैं बचा सकूं। चॉइस आपका होगा। अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों का आंसर जानते हैं और आप जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन खुद करने में बिल्कुल सक्षम हैं, तो देयर इज़ नो हार्म इन प्रिपेयरिंग जनरल स्टडीज़ ऑन योर ओन। लेकिन जब आपके पास 17 मंथ्स का टाइम हो और अगर आप श्योर नहीं हैं कि क्या और कैसे करना है, तो गाइडेंस आपके प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। इसमें कहीं कोई
डाउट नहीं है। जिस तरह से आप स्कूल और कॉलेज के थ्रू टीचर्स के साथ साथ अपनी पढ़ाई को आगे लेते हुए आए हैं, ये एग्ज़ाम भी बिल्कुल उसी तरह से टीचर्स के साथ आपको बहुत अच्छे तैयारी के रास्ते पर ले जाएगा। देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। मैं मानता हूँ कि इंटरनेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है। इन सब के बावजूद जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने आएंगे, तब आपको महसूस होगी कि बहुत सारे माइक्रो लेवल पे चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम उस लेवल पे नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो हमारे प्रिपरेशन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि आप जनरल स्टडीज़ के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। जनरल स्टडीज़ के साथ तैयारी इसलिए भी अभी शुरू करें क्योंकि जनरल स्टडीज़ का एरिया डाइवर्स है, बड़ा है, और इसमें अभी सीसेट का तो मैंने मेंशन भी नहीं किया है। इन सब को अगर आप लेकर के चलेंगे, तो अभी से भी आप तैयारी शुरू करेंगे, तो एग्ज़ामिनेशन के पास जाते-जाते आप फ़ील करेंगे कि ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था। इस टाइम में आपने कवरेज कर ली, 2 या 3 बार रिवीजन कर ली, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया पीटी के लिए, मेंस के लिए भी काफ़ी सारे आंसर लिख लिए, इतने में ये टाइम फिनिश हो जाता है। इसलिए जनरल स्टडीज़ की तैयारी शुरू करने में बिल्कुल भी आपको अब डिले नहीं करनी है, पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी ये कि आपको अपने ऑप्शनल को भी अभी जितनी जल्दी हो डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, तो आप 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखें ऑप्शनल को डिसाइड करने के लिए। पहली बात तो ये कि कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका सिलेबस बहुत छोटा है, आप 2 महीने में कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ी पढ़ाई करके आप बहुत ज़्यादा स्कोर लेकर के आ सकते हैं। देयर इज़ नो सच मैजिकल ऑप्शनल विच एग्जिस्ट्स इन द गेम ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो पहली बात कि ऐसे किसी आइडियल ड्रीम ऑप्शनल सब्जेक्ट की तलाश में आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दें। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट हैं, वो आपको ये गाइड करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ रखा है, सिर्फ उसमें ग्रेजुएशन की है, लेकिन ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो वो काउंट नहीं होता। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रखा है, आप उस सब्जेक्ट को कम से कम सीरियसली ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आप ज़ीरो से नहीं शुरू करेंगे, एक लेवल से शुरू करेंगे और फिर उसको आप रेज कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता किसी भी रीज़न से, इन दैट केस आपको उन सब्जेक्ट्स को ज़रूर सोचना चाहिए जहाँ पर थोड़ी ही सही, लेकिन आपका इंटरेस्ट वहाँ पर ज़रूर हो। अगर थोड़े भी इंटरेस्ट के साथ आप अपने ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सोच सकेंगे, थोड़ी मेहनत कर सकेंगे और चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर सकेंगे। जर्नी लंबी है, इसलिए बगैर इंटरेस्ट के जितने कम चीज़ों को हम करें, वो हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। तो सेकंड थिंग इज़ इंटरेस्ट। थर्ड थिंग, आप किसी भी ऑप्शनल को सेलेक्ट करने के पहले ये बिल्कुल भूल जाएं कि उस सब्जेक्ट के बारे में कौन क्या कहता है। ये मानी हुई बात है कि उस सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, वो कहेंगे कि ऑप्शनल बहुत अच्छा है, ये जनरल स्टडीज़ में हेल्प करता है, ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, अच्छा ऐसे लिखने में हेल्प करेगा, कितना कुछ। और दूसरी तरफ जो इस ऑप्शनल को लेकर के बहुत क्लियर नहीं है या जिनका इन ऑप्शनल्स के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, वो इस ऑप्शनल के बारे में आपको भर के नेगेटिव बातें भी बताएंगे। आपको ये देखना है कि ये ऑप्शनल इंटरेस्ट वाली जब बात हो गई, तब आपको ये देखना है कि क्या इस ऑप्शनल में बेसिक बुक्स को पढ़ करके कुछ बातें समझ में आ रही हैं, क्या आपके अंदर इस ऑप्शनल को लेकर के एप्टीट्यूड है भी या नहीं। हम सारे लोग हर सब्जेक्ट के लिए नहीं बने होते, तो हमें अपने एप्टीट्यूड को देखना होगा और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि ऑप्शनल की बिल्कुल जो ज़ीरो लेवल की बुक्स होती हैं, या वो एनसीईआरटी हो या कोई और बुक हो, तो वो ज़ीरो लेवल वाली बुक को लेकर के हमें उस ऑप्शनल के लिए बेसिक स्टडी करके अपने आप को असेस करना है कि क्या हमारा इंटरेस्ट वहाँ पर आ रहा है। और अगर ये इंटरेस्ट आ रहा है और ये पढ़ाई करने के बाद उस ऑप्शनल के कुछ पिछले क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रही है, ज़रूरी नहीं कि आप उनका आंसर भी लिख सकें, लेकिन अगर इतना ही पढ़ने के बाद अगर ऑप्शनल के कुछ पुराने क्वेश्चंस आपको समझ में आने लग गए, तो इट मीन्स कि ऑप्शनल और आपके बीच एक अच्छा फिट है और आप इस फिट के पोजीशन से अपने आप को बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंसिडरेशन होगा, वो कंसिडरेशन होगा कि इस ऑप्शनल में मटेरियल्स कैसे अवेलेबल हैं। टेक्स्ट बुक तो हर एक सब्जेक्ट में अवेलेबल होते हैं,
लेकिन क्या कुछ ऐसा मटेरियल है जो खास तौर पे सिविल सर्विस के लिए बनाया गया है? क्योंकि अगर खास तौर पे सिविल सर्विस के लिए बनाया गया है तो दो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन होगा, उतना बल्कि नहीं होगा जितना कि एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक होगा। और दूसरा ये कि ये सिविल सर्विस में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर को डील किया गया होगा। लास्ट, क्या इसमें गाइडेंस अवेलेबल है? क्योंकि किसी ना किसी लेवल पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सब्जेक्ट को समझने के लिए नहीं तो बाद में वैल्यू एडिशन के लिए या फिर आंसर राइटिंग के लिए। इसलिए इट विल हेल्प इफ़ सम गुड गाइडेंस इज़ अवेलेबल। वहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स से बात कर सकते हैं और आप अवेलेबिलिटी को असेस कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको एक-एक करके सारी चीज़ें आप क्लियरली समझ लेते हैं और तब जिस ऑप्शन को लेकर के आप ग्रेविटेट होते हैं, जिस ऑप्शनल की तरफ आपका झुकाव होता है, वो ऑप्शनल आपके लिए सही ऑप्शनल है। तभी वहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी आया, वहाँ पे बेसिक बुक्स को जब आपने पढ़ी, तो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए और सब्जेक्ट मैटर भी समझ में आया। और इतना ही नहीं, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट पर बुक्स, लिटरेचर अवेलेबल है सिविल सर्विस को लेकर के और गाइडेंस भी अवेलेबल है। फिर आप मत सोचिए कि इसका सिलेबस लंबा है, इसके स्कोरिंग पोटेंशियल को लेकर के लोग क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोर और लेस एक र्यूमर की तरह स्प्रेड करती हैं। डू नॉट लेट योरसेल्फ बी अफेक्टेड बाय दोज थिंग्स। तो ऑप्शनल आपको जीएस के साथ साथ जितनी जल्दी हो शुरू कर लेनी चाहिए। इसलिए क्योंकि जितनी जल्दी आप ऑप्शनल को शुरू करेंगे, वहाँ से कम 6 या 7 महीने का समय आप अपने ऑप्शनल को दे रहे होंगे अलोंग विद जनरल स्टडीज़। जब मैं कहता हूँ कि आप 6 या 7 महीने का समय अपने ऑप्शनल को देंगे, तो मेरा ये मतलब है कहने का कि आप जनरल स्टडीज़ को करते हुए अपने ऑप्शनल को 6 से 7 महीने का वक्त दे रहे होंगे। और जनरल स्टडीज़ पे मान के चलें कि दिन में अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं, अगर आप क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, तो 2 से ढाई घंटे की क्लास और कम से कम 2 ढाई घंटे की सेल्फ स्टडी। तो लेट अस से कि आप अपने जनरल स्टडीज़ पर 5 घंटे का वक्त दे रहे हैं, तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर इस इनिशियल स्टेज में कम से कम 4 घंटे का वक्त देने की ज़रूर कोशिश करें। इन अदर वर्ड्स, लगभग 2 घंटे की क्लास और 2 घंटे की सेल्फ स्टडी। ये सिलसिला चलता रहेगा। 6 महीने में, अराउंड 6 मंथ्स, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ओवर हो जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट को ओवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीएस कभी सच में ओवर नहीं होता। जीएस में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसलिए ऑप्शनल को पहले ओवर करें और जब भी आप ऑप्शनल को ओवर करते हैं उसके बाद उसके रिवीजन के साइकिल्स स्टार्ट होते हैं। ऑप्शनल आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऑप्शनल में आपके स्कोर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अगर हम मेंस में वाकई अच्छा करना चाहते हैं, इंटरव्यू का कॉल हासिल करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको ऑप्शनल में 300 प्लस का स्कोर जरूर टारगेट करना पड़ेगा। और 300 प्लस के स्कोर की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपका ऑप्शनल एक अच्छी क्वालिटी के साथ ज़रूर से कंप्लीट हुआ हो। वहाँ पे शायद आपको टीचर या अच्छे मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। दूसरी बात ये कि उस ऑप्शनल को टाइमली कंप्लीट करने के बाद आपको कई बार उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना होगा। और एक चीज़ आप गौर करिएगा कि जब मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिवीजन की बात की तो मैंने यूज़ किया कि अपने नोट्स को। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, चूँकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस वेल डिफाइंड होता है, फाइनाइट होता है, इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पर हर एक टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन के डायमेंशन बन सकते हैं, उन हर डायमेंशन पर आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स जरूर होना चाहिए। जब आप कोचिंग ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं, कोचिंग की क्लास के साथ आप अपने क्लास नोट्स को जरूर से बनाएं और साथ में कोचिंग का जो मटेरियल मिलता है उस मटेरियल के भी की पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए हर टॉपिक के क्वेश्चन वर्दी डायमेंशंस पर आपके सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। सेल्फ मेड नोट्स को बनाने के दौरान ही एक बहुत इंटेंस रिवीजन हो जाती है। उस इंटेंस रिवीजन के बाद आप जो भी रिवीजन करेंगे वो रिवीजन बहुत आसान लगने वाला है आपको। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जब आपके सेल्फ नोट्स होंगे तो आप उसको बहुत तेज़ी से कई साइकिल्स में रिवाइज कर पाएंगे। और जब आप आंसर राइटिंग पर आएंगे तो आपके सेल्फ मेड नोट्स
के पॉइंट्स आप इतनी तेजी से रिकॉल कर पाएंगे कि आप खुद भी सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि इतने अच्छे से आप कैसे चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं, इतने तेजी से अपने आंसर को कैसे लिख पा रहे हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स रहेंगे आपके, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी में आपको एक बूस्ट देंगे और 300 प्लस मार्क्स की तरफ आपको लेकर के जाएंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी आपकी साथ में शुरू हो जानी चाहिए। अब जरा हम टाइम के संदर्भ में देखें तो सबसे पहली बात यह कि अगर आपने सिविल सर्विस के जनरल स्टडीज की तैयारी अभी से शुरू कर दी तो नेक्स्ट ईयर अराउंड फरवरी मार्च आपका जनरल स्टडीज बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा, माइनस सर्टेन टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर द मेन एग्जामिनेशन। मैं नहीं कह रहा कि अगले 11 मंथ्स में आपकी पूरी जनरल स्टडीज प्रीलिम प्लस मेन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कम से कम 80% आपकी जनरल स्टडीज बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाएगी, जिसके बाद आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अब प्रीलिम के क्वेश्चंस में भी आपका एक कंफर्ट बिल्ड हो रहा है, मेंस के क्वेश्चन में भी कंफर्ट आप महसूस कर रहे हैं। चीज़ों को आप ऐसे समझ रहे हैं कि मेंस के क्वेश्चन को चाहे जितना भी ट्विस्ट करके पूछा जाए, आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और उस क्वेश्चन के अलाइनमेंट में अपने आंसर लिख पा रहे हैं। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसको पीटी के बाद फटाफट किया जा सकता है, लेकिन इन 11 मंथ्स में आप ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस और पीटी के 100% ऑफ द सिलेबस को अलोंग विद मिनिमम 25 टेस्ट आप पूरा कर सकते हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगा तब। तो आप अगर ये कर लेते हैं तो आप ये मानकर चलें कि आप अगले साल के पीटी को क्लियर करने वाले जो एक बहुत कम संख्या में कैंडिडेट होंगे, वहाँ पे आपने लगभग अपनी जगह बना ली है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए अगले 11 मंथ्स आप कैसे यूज़ कर रहे हैं वो तय करेगा कि आप उस पोजीशन पर अपने आप को पाते हैं जहाँ से प्रीलिम एक आसान एग्जामिनेशन लगने लगता है। प्रीलिम ना तो आसान है ना तो मुश्किल है, आप अपने प्लान्ड एफर्ट से इसको आसान बना सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ऑप्शनल की तैयारी आज से 7 मंथ्स में फिनिश हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो एंड ऑफ सितंबर तक चाहे कितना भी बड़ा ऑप्शनल क्यों ना हो, कोर्स चाहे कितना भी धीमे क्यों ना प्रोग्रेस हो रहा हो, आप एंड ऑफ सितंबर तक अगर अभी आप अपने कोर्स को शुरू करते हैं तो एंड ऑफ सितंबर तक आपका कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिवीजन पर आ जाएं। आपके पास सेल्फ मेड नोट्स होंगे, उन पर आप बस दिन का 2 आवर्स दें और अब इस स्टेज पर जनरल स्टडीज पे लगने वाला जो टाइम होगा उसको थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए। अगर जनरल स्टडीज पर अभी तक आप 5 आवर्स दे रहे थे तो अब ये टाइम आ गया है सितंबर 2024 के बाद कि आप जनरल स्टडीज पर अब 4 आवर्स, 4 तो नहीं कहूँगा, 2 आवर्स एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं। मतलब 5 आप दे रहे थे, 5 + 2 7 आवर्स आप दे सकते हैं। और ऑप्शनल चूंकि अब रिवीजन के स्टेज पे आ गया है तो आप ऑप्शनल पे 2 आवर्स पर डे का टाइम आप दें और वो आपके ऑप्शनल को फ्रेश रखने में काफ़ी साबित होगा। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं वीक में जिस दिन आप ऑप्शनल की रिवीजन छोड़ करके ऑप्शनल के आंसर राइटिंग पर वो 2 घंटे देंगे। 2 घंटे में आप कम से कम 10 शॉर्ट नोट जरूर लिख सकते हैं। आपके पास ऐसी स्पीड होनी चाहिए। अगर इनिशियली नहीं भी है तो कम से कम आपको ये स्पीड बिल्ड करने के डायरेक्शन में प्रयास करना चाहिए। और ऑप्शनल की ये रिवीजन कब तक चलती रहेगी? मिनिमम फरवरी एंड 2025 तक चलती रहेगी। मींस कि आज से लेकर के लगभग 1 साल तक आपके जनरल स्टडीज के साथ ऑप्शनल चलता रहेगा। पहले 9 मंथ्स की अगर हम बात कर लें, 9 मंथ्स नहीं, पहले 6 to 7 मंथ्स की बात कर लें तो इन 6 to 7 मंथ्स मतलब कि मार्च 2024 से लेकर के सितंबर 2024 तक, इन 6 से 7 महीनों में आप ऑप्शनल को कवर करेंगे तो इस वक्त आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जब आपका कवरेज फिनिश हो जाता है तो ऑप्शनल से आप 2 आवर्स को निकाल लें, उसको जनरल स्टडीज में दे दें और ऑप्शनल को बस 2 आवर्स पर डे पर आप रिवाइज करते रहें। ये तभी हो पाएगा जब आप ऑप्शनल टाइमली शुरू करते हैं और टाइमली फिनिश करते हैं। अगर ऑप्शनल को स्टार्ट करने में लेट कर दी तो आगे जा करके जो जीएस को आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है वो टाइम आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो टाइम आपके पास होगा ही नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि जब आप के पास इतना वक्त है तो आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन एक स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन हो, सो दैट किसी भी स्टेज में आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने एंथुसियाज्म से कनेक्ट ना लूज करें। और सिविल सर्विस का
जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन है आपके लिए एक जॉय ऑफ लर्निंग का एक्सरसाइज हो, जॉय ऑफ लर्निंग का एक्सपीरियंस हो। वेल, तो ये रहा कि फरवरी एंड तक हमने क्या किया कि अपने जनरल स्टडीज़ को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया। सितंबर से लेकर के फरवरी तक हमने फरवरी 2025 तक हमने अपने जनरल स्टडीज़ में 2 आवर्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा और भी टाइम आप जोड़ दें उसमें, और ऑप्शनल को 2 आवर्स कर कर आप चलाते रहें, सो दैट कि आपका रिवीजन होता रहे और आप ऑप्शनल से अपना कनेक्ट अचानक से ना तोड़ लें। उसके बाद बचता है प्रीलिम के पहले का 3 मंथ का टाइम, मार्च अप्रैल मई। ये बड़ा क्रूशियल होगा। ये वो वक्त होगा जब आपके सामने सिर्फ जनरल स्टडीज़ और सी सैट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस समय आप रिवीजन को टेस्ट बेस्ड रिवीजन के रूप में देख सकते हैं, और कुछ कोर एरियाज़ को आप डायरेक्टली अपने बुक से, नोट से, मटेरियल से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादातर एरिया को आप टेस्ट के थ्रू रिवाइज करें, और जब आप टेस्ट के थ्रू रिवाइज करते हैं तो आपको अपनी कमियां भी समझ में आती हैं। उन कमियों के हिसाब से फिर आप अपने प्रिपरेशन के गैप्स को फिल करते हैं। प्रिपरेशन के गैप को फिल करने के बाद अभी तक जो आपने एक्सरसाइज की है और उसमें फिर भी अगर कोई कमी रह गई थी, वो कमी अब पूरी हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लास्ट के 3 महीनों में हम कन्वेंशनल तरीके से बुक से, नोट से, मटेरियल से तो रिवाइज करें ही, लेकिन साथ ही साथ हम टेस्ट बेस्ड रिवीजन भी करें, जहां पर हम अपने नॉलेज को एक टेस्ट के पैमाने पर, एक टेस्ट के स्केल पर हम टेस्ट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमें अभी भी कहाँ कमी रहती है। और टेस्ट पेपर जो भी होते हैं उनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन आते हैं, तो आप उन एक्सप्लेनेशन के थ्रू अपने नॉलेज के गैप को फिल कर सकते हैं। तो ये जो मार्च, अप्रैल और मई का वक्त होगा, इस वक्त मिनिमम आप 10 आवर्स की स्टडी कर रहे होंगे, और वो पूरे के पूरे 10 आवर्स आपके जनरल स्टडीज़ और सी सैट पे जा रहे होंगे। सी सैट को आप इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे ही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024, ये मानते हुए कि आप अब इस वीडियो के बाद जितनी जल्दी हो, अगर आप 2025 को लेकर के सीरियस हैं, तो जितनी जल्दी हो आप अपने ऑप्शनल की भी तैयारी शुरू कर देंगे। तो इन दैट केस सितंबर तक आपका ऑप्शनल फिनिश होगा, और उसके बाद आप अपने जीएस की एग्जिस्टिंग तैयारी में डेफिनेटली 2 घंटे का स्लॉट सी सैट के लिए आप ज़रूर से ऐड कर देंगे, सो दैट कि सी सैट के तमाम एरियाज़ को लेकर के आप धीरे धीरे अपना कंफर्ट बिल्ड करते रहें। इस तरह से अगर हम देखें तो आपका सी सैट भी एंड ऑफ फरवरी तक काफ़ी अच्छे से हो गया होगा। आपका जीएस हो चुका है, ऑप्शनल को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। मार्च, अप्रैल और मई में आप ऑप्शनल को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अब ऑप्शनल को टच करने का वक्त आएगा पीटी के बाद। तो अब क्या है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम के लिए जनरल स्टडीज़ और सी सैट को मास्टर करना है। कैसे? रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके, अपनी डिफिशियंसीज को आइडेंटिफाई करके और उसको रेक्टिफाई करके। और जैसे ही पीटी होता है 2, 3, 4 दिनों का ब्रेक ले लें, और उसके बाद आप इस पोजीशन से स्टार्ट करें कि मेरा तो पीटी क्लियर हो ही रहा है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम टेलिंग योर आंसर। एक जगह से, 2 जगह से टैली कर ली। अगर आपको लगता है कि आप बॉर्डर लाइन पर हैं, आप एकदम से प्रिपरेशन शुरू कर दें। और अगर आपको लगता है कि आप बॉर्डर लाइन से पीछे भी हैं, फिर भी ये वक्त रहेगा कि आप मेंस के लिए अपने आप को डेडिकेट करें। अब हम आते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त में बेसिकली हमें करना क्या है। हमारा ऑप्शनल हमारा किया हुआ है। इस वक्त आप ऑप्शनल का एक सीरियस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, और आपको कोशिश ये करनी है कि टेस्ट सीरीज के ज़रिए, टेस्ट सीरीज के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप अपने पूरे ऑप्शनल को बहुत ही इंटेंसली रिवाइज करें, और टेस्ट सीरीज में आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। एक भी टेस्ट छोड़नी नहीं है, एक भी टेस्ट को लाइटली नहीं लेना है, और हमें ये कोशिश हमेशा करनी है कि ये टेस्ट के थ्रू हम अपने ऑप्शनल को फाइनली पैक कर लें, एक क्लोजर ले आएं अपने ऑप्शनल में, जिसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसके लिए अपने आप को एकदम से रेडी पाएं। और दूसरा काम करना है कि इसी स्लॉट में जनरल स्टडीज़ के जो कुछ एरियाज बच गए थे, जो फरवरी एंड तक नहीं हो पाए थे, अब आप उनको मेन एग्जामिनेशन के लिए करेंगे। अगर आपके पास कोई गाइडेंस है तो आप ज़्यादा तेज़ी से कर पाएंगे, नहीं है तो इस स्टेज पर भी कम से कम कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की आपको सोचनी चाहिए। तो ये रहेगा
जनरल स्टडीज को लेकर। जनरल स्टडीज में भी टेस्ट सॉल्व करना एसेंशियल है। बगैर उसके जनरल स्टडीज के क्वेश्चन में जिस तरह के ट्विस्ट और टर्न आते हैं, उन ट्विस्ट और टर्न्स को समझ पाना, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को अलाइन कर पाना, बिना गाइडेंस के, बिना टेस्ट सीरीज के थ्रू गुजरे, बिना किसी के फीडबैक के, बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप अपने पहले अटेम्प्ट में हैं तो उस लेवल पे यू हैव टू गेट सम मेंटरिंग। जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों को ही टेस्ट बेस्ड तरीके से रिवाइज करना है और अपने आप को असेस करना है। इस वक्त आपको अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा करके 12-14 आवर्स तक भी ले जाना हो सकता है, बट इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स। ये आप कर सकते हैं। आप इन 14 आवर्स के टाइम को या 12 आवर्स के टाइम को ऑलमोस्ट 2 बराबर हिस्सों में, और नहीं तो 60-40 में आप डिवाइड कर दें। 60% आप जनरल स्टडीज को दें इसलिए कि ज़्यादा पेपर्स हैं, लेकिन 40% आप अपने ऑप्शनल को जरूर देते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि ऑप्शनल को 40% देने का मतलब क्या है, क्यों हम ऑप्शनल को 40% दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि ऑप्शनल का वेटेज कम होते हुए भी यहाँ पर आपके 300 मार्क्स निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आपने अच्छी तैयारी की है, अच्छी प्रैक्टिस की है, तो ऑप्शनल में आप 300 से 350 के बीच में कुछ भी लेकर आ सकते हैं। अगर हम जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स की बात करें तो इन 4 पेपर्स पे 1000 मार्क्स का वेटेज होने के बावजूद मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्ट्रगल टू स्कोर बिटवीन 400 एंड 450। क्रॉसिंग 450 अबव इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन है, जिस तरीके से फ्रेम होते हैं और जिस तरीके से आप पढ़ के जाते हैं, देयर विल ऑलवेज बी एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके आंसर सिंथेसाइज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, हूबहू वही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा तो मेंस में होता ही नहीं है। इसलिए जनरल स्टडीज में देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, और वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आपका स्कोर आपके पोटेंशियल से कम ही आता है। ऑप्शनल का सिलेबस स्टैटिक होता है, और चूंकि ऑप्शनल का सिलेबस स्टैटिक है, इसलिए ये बहुत आसान होता है कि अगर आपने अपने तैयारी को ऑप्शनल के पीवाईक्यू, ऑप्शनल के सिलेबस और पोटेंशियल क्वेश्चन के फ्रेमवर्क, इन 3 पिलर्स के अराउंड अगर प्रिपेयर किया है, सिलेबस, पीवाईक्यू और बियॉन्ड पीवाईक्यू द पोटेंशियल क्वेश्चन, तो आप फिर ऑप्शनल में 300 टू 350 लाने के पोजीशन में होते हैं, एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर जीएस का बहुत प्रेशर भी है तो भी जो 12 टू 14 आवर्स पर डे आप दे रहे हैं पीटी और मेंस के बीच में, उसमें 60% टाइम आपका जाना चाहिए जनरल स्टडीज में अगर जीएस पे बहुत प्रेशर है, और 40% फिर भी आपका ऑप्शनल पे जाना चाहिए। आप ये करके देखिए। टाइम का एक मैंने आइडिया दे दिया, किस फेज में क्या करना है और कैसे आप किस फेज में टाइम को डिवाइड कैसे करेंगे। आप ये एक बार करके देखिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि आप प्रीलिम में कितना बेहतर परफॉर्म कर पाए, आप मेंस में कितना बेहतर परफॉर्म कर पाए। ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट पिछले 20 ईयर्स में इस तरह के प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया है, सक्सीड हुए हैं, और तब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो जस्ट टू समराइज, नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर डिस्कशन, और मेंस और इंटरव्यू के बीच वाले फेज को मैं इस वीडियो में नहीं टच कर रहा हूँ, दैट इज अ लिटिल मोर स्पेशलाइज्ड टॉपिक, तो उसको हम बाद में करेंगे। लेकिन अब जो हम समझ पा रहे हैं, अगर की पॉइंट्स हम देखें, तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे पहले हमें प्रीलिम के और मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड तरीके से जनरल स्टडीज की शुरुआत करनी है। कोशिश ये होगी कि अगले 11 मंथ्स में हमारा जनरल स्टडीज पीटी और मेंस का 80% प्लस कंप्लीट हो जाए। पीटी के लिए कम से कम हम 25 टेस्ट्स दे चुके हों, और मेंस के लिए कम से कम 200 आंसर्स भी हम लिख चुके हों। इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए, और सितंबर तक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट को दिए जाने वाले 4 आवर्स में से आप 2 आवर्स फिर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पर देते रहें, और बाकी 2 आवर्स को सी सेट पर देना शुरू कर दें, कंसिस्टेंसी के साथ दें। उसके बाद सी सेट भी आपका फरवरी एंड तक फिनिश हो जाएगा। मार्च, अप्रैल और मई आप ऑप्शनल सब्जेक्ट बिल्कुल टच नहीं करेंगे, लेकिन आप सी सेट और जनरल स्टडीज को प्रीलिम के लिए कंसोलिडेट करेंगे, और जून, जुलाई और अगस्त और हाफ ऑफ सितंबर में आप 60-40 के रेशियो के साथ जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट को
टेस्ट बेस्ड रिवीजन मोड में डालेंगे, पूरा सिलेबस करके जाएंगे। आज की डेट में ऑप्शनल भी आपको सेलेक्टिव होने का बहुत मौका नहीं देता, इसलिए आप पूरा सिलेबस करके जाएंगे एंड फाइनली यू विल फील प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड। और इसके बाद इन ऑल लाइकलीहुड यू विल बी एक्सपेक्टिंग द इंटरव्यू कॉल। आई वॉन्ट एवरीवन जो इस वीडियो को देख रहा है टू एक्सपीरियंस दैट थिंग, लेकिन इसको मटेरियलाइज करने की जिम्मेदारी आपके हाथ में होगी। मैंने आपको टाइम डिवीजन गाइड कर दिया, अब इसको इंप्लीमेंट करना, बॉल इज इन योर कोर्ट। प्लीज डू दिस, यू विल मेक योर सेल्फ, योर टीचर्स, योर फैमिली members and your friends very, very proud. Goodbye and good luck all of you.